केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात योगी की घुसपैठियों पर वार की, उस ऑपरेशन की जो सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि आने वाले कई चुनावों की दिशा और देश की सुरक्षा का इशारा है। उत्तर प्रदेश की जमीन पर बाबा का बुलडोजर अब माफियाओं के महलों को ध्वस्त करने के बाद घुसपैठियों के अड्डे की ओर रुख कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि प्रदेश के संसाधनों पर देशवासियों का हक है, घुसपैठियों का नहीं। घुसपैठियों से निपटने के लिए डिटेंशन सेंटर की नींव पड़ चुकी है, तैयारी पूरी है, लेकिन विपक्ष इसे वोट बैंक की साजिश बता रहा है। कैसे योगी का ये एंटी घुसपैठिया ऑपरेशन विपक्ष को टेंशन में डाल रहा है, आपको डिटेल इस पर देंगे। दूसरी खबर, वंदे मातरम की उस गूंज की जिसने संसद से सीधा चुनावी अखाड़े तक सुनामी खड़ी कर दी है। आज दिल्ली की संसद में पीएम मोदी ने सिर्फ राष्ट्रगीत का गुणगान नहीं किया, उन्होंने बंगाल की 2025 की लड़ाई का उद्घोष कर दिया है। दूसरी तरफ लखनऊ में योगी ने घुसपैठ मुक्त यूपी का मिशन तेज करके बंगाल की राजनीति की नस पकड़ ली है। आज संसद में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर वंदे मातरम को तोड़ने, दबाने और जिन्ना के आगे सर झुकाने का आरोप लगाया। वंदे मातरम पर चर्चा विपक्ष को चुभ रही है। जिस गीत ने क्रांतिकारियों को प्राण देने का साहस दिया, जिस गीत को अंग्रेजों ने डरकर बैन किया, उसी गीत पर बहस से विपक्ष क्यों घबरा गया? क्या वंदे मातरम से आपत्ति है या उस इतिहास से डर है जो कांग्रेस के तुष्टीकरण का आईना बनकर सामने आ रहा है? खबर के इस पहलू पर पूरी जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर, पाकिस्तान की आतंकी असेंबली की बहावलपुर के तहकीद चौक में आतंकियों का पूरा कुनबा एक ही मंच पर नजर आया, जहां लश्कर का कमांडर, मसूद का गुर्गा सब एक ही मंच पर खड़े होकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। हमला करने की धमकियां, महिला फिदाइनों की भर्ती और आतंक का नया ब्लूप्रिंट, जिहाद की नई स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। वहां पर सीडीएफ बनने के बाद मुनीर जैश और लश्कर को फंड, हथियार और खुली छूट देकर आतंक की पुरानी फैक्ट्री को दोबारा चालू करने की कोशिशों में लग गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बहावलपुर खामोश हो गया था, अब उस आतंकी अड्डे को जिंदा करने की तैयारी हो रही है। और यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि एक हारे और हताश देश की फेल रणनीति है। कैसे पाकिस्तान 2026 आने से पहले आतंक की नई फसल बो रहा है, बताएंगे आपको। लेकिन शुरुआत योगी के एंटी घुसपैठिया मुहिम से करने जा रहे हैं। चलिए प्रहार की शुरुआत करेंगे और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पूरे देश में भगवा की लहर चल पड़ी है। पूरे देश में हिंदुओं को जगाने की बात कही जा रही है और बंगाल टू दिल्ली एक ही नारा लगाया जा रहा है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही यहां पर राज करेगा। ये नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, पूरी खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहां यूपी के गाजियाबाद में हिंदू धर्म गुरु स्वामी दीपांकर ने हजारों हिंदुओं को हिंदू होने का महान संकल्प दिलाया है। ये गाजियाबाद की तस्वीर है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, जहां स्वामी दीपांकर हिंदुओं को संकल्प दिला रहे हैं, तो वहीं लोग मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर उन्हें समर्थन कैसे दे रहे हैं, आप ये तस्वीर के जरिए देखिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इधर से मैंने कहा, उधर से तूने आवाज लगाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। सन्यासी ने आवाज लगाई। और चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये जम्मू की तस्वीर है, जहां पर भगवा झंडा लेकर आप देखिए संघर्ष समिति के लोगों ने कटरा श्राइन बोर्ड के बाहर हंगामा किया। इनका आरोप है कि श्राइन बोर्ड के अधिकारी अपना काम करने में असमर्थ हैं। ऐसे में इन सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मांग कर रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी जो हमारी आस्था का विषय है उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। जिस प्रकार मेडिकल कॉलेज में अन्य समुदाय को स्थान देते हुए ही सनातन के साथ अन्याय किया गया है, बार बार
श्राइन बोर्ड को अल्टीमेटम देने के बाद भी इन्होंने सनातन धर्म की बात नहीं सुनी। तो गाजियाबाद और जम्मू की तस्वीर के बाद अब जरा ये तस्वीर आप देखिए, जहां कल कोलकाता के परेड ग्राउंड में सनातन का समंदर देखा गया है। सनातन संस्कृति संसद की तरफ से यह आयोजन किया गया था और इस एक आयोजन पर बाबरी गैंग में किस तरह की हलचल मच गई, ये आयोजन देखकर वो आगे आपको बताएंगे। लेकिन कैसा माहौल था, जरा तस्वीर आप गौर से देखिए। मिस्टर केवी अग्रवाल और पता है सबसे बड़ा सवाल तो आज ये भी है कि कोलकाता में क्या कोई बड़ा खेला होने जा रहा है, क्योंकि बाबा बागेश्वर का कोलकाता में एंट्री लेना बड़े सवाल खड़े करता है कि बंगाल चुनाव में बाबा चलेंगे या फिर बाबर चलेंगे। अब बीजेपी का पोस्ट किया गया वीडियो आपको जरा दिखाते हैं, जहां बीजेपी ने लिखा है कि 6.5 लाख सनातनियों का हुजूम जुटा है और इस हुजूम से किसे परेशानी हो सकती है, इसका भी एक वीडियो सबूत आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बीजेपी आखिर क्यों इस सनातन सम्मेलन में इतना इंटरेस्ट दिखा रही है, इस पर भी बात करेंगे। बंगाल के हिंदुओं, आंधियां चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, फिर सजने लगी है समर की भूमिका, पार्थ तुम गांडीव में टंकार को पैदा। कोलकाता में दिखी इस भगवा लहर में बीजेपी भी एक्टिव भूमिका में नजर आई है, जहां पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी इस भगवा सम्मेलन में पहुंचे थे। और इसी तस्वीर को देखकर आज ये कहा जा रहा है क्या बीजेपी ने बंगाल की चुनावी पिच सेट कर दी। इस बार हिंदू जाग रहा है, परिवर्तन हिंदू जाग रहा है, हिंदू अपने हित में काम करेगा, ये कोई पॉलिटिकल जुलूस नहीं है, हिंदू अपने हित में काम करेगा, हिंदू हित में जो काम करेगा वही बंगाल में आने वाला दिन में राज करेगा। अब एक तरफ बीजेपी भगवा लहर के सहारे पश्चिम बंगाल में जीत का झंडा गाड़ना चाहती है, तो वहीं कोलकाता की सड़कों पर भी इसका असर दिखने लगा है, जहां हिंदू संगठन बाबरी गैंग के नट बोल्ट कसने के लिए तैयार हैं। और यही तस्वीरें अब सवाल खड़ा कर रही हैं कि क्या बंगाल में बड़ा खेला होने वाला है। ये भगवा लहर सिर्फ यूपी या बंगाल तक सीमित नहीं है, बल्कि अरुणाचल में योगी के नाम से चर्चित तारो सोनम ने भी अवैध इमारतों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा उन्हें। निकालने के लिए गवर्नमेंट का जो समय जो है उसको हम लोग नहीं मानता है। अपियो थीम, अनियो थीम एंड आइफा थीम, हम लोग ये मुहिम को 6 अक्टूबर छेड़ा था। आज पब्लिक भी जानना है कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपियो, आनियो एंड आइफा जो डिक्लेयर कर रहा है 12 आवर्स कैपिटल बंद, जो 25 नवंबर में जो हम लोग डिफर किया था, कहीं ना कहीं एक हमारा कम्युनिटी को लेकर, किसी का फेस्टिवल को लेकर या स्पोर्ट्स मीट को लेकर डिफर किया था, उसको आज हम लोग खत्म कर। गवर्नमेंट का जो समय जो है उसको हम लोग नहीं मानता है। अपियो थीम, अनियो थीम एंड आइफा थीम, हम लोग ये मुहिम को 6 अक्टूबर छेड़ा था। आज देखिए, अब एक तरफ अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला है, तो वहीं भोपाल के अमन खान ने आज घर वापसी कर ली। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अब वो शुभम गोस्वामी बन चुके हैं। इस घर वापसी में उनकी मदद की है मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग ने। दरअसल अमन खान के साथ रिवर्स लव जिहाद की घटना घटी थी, जहां एक मुस्लिम लड़की से शादी के बाद उन्हें इस्लाम धर्म अपनाना पड़ा था, लेकिन अब उन्होंने घर वापसी कर ली। अमन खान अब शुभम गोस्वामी बन चुके हैं, तो वहीं उनका कहना है कि उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया, जहां उन्हें प्रताड़ित भी किया गया और अब हिंदू धर्म में वापसी कर वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। उनको सुन लीजिए। उनकी इसकी सोच क्या थी, उनकी इसके पीछे क्यों ऐसा कर रहे थे? मतलब आपको इसी तरह और भी लोग प्रेरित हों और मुस्लिम बन जाएं, ये सब सोच तो उनकी थी ना, मुझे मुसलमान बनाने की। परिवार ने तो मेरे को 100% बस बनाने की कोशिश करी थी, जिसमें वो एक हद तक कामयाब भी रहा। अच्छा। 3 साल तक प्रताड़ित किया आपको, क्या क्या करवाया आपसे? बता रहा हूँ आपको, उनके हिसाब से अलग रहा, नमाजें पढ़ी, मस्जिदों में रहा,
उनके जो वैसा वो बोलते थे वैसा करता रहा मैं। 2 महीने पहले अमन खान मेरे पास आए थे, जो कि पहले शुभम गोस्वामी ही थे, और इन्होंने अपनी बहुत ही दर्दनाक कहानी मुझे बताई। मैं रोज लोगों से मिलता हूँ, इस बीच में ये आए और इन्होंने बताया कि ये पहले हिंदू थे, इनको दबाव बनाकर, बहलाकर, फुसलाकर, धर्म प्रेम जाल में फंसाकर, लव जिहाद करके मुसलमान बनाया गया और इनको जमात में भेजा गया। बिना जबरदस्ती का इनको गोमांस खिलाया गया। अब एक तरफ भोपाल के मंदिर में अमन खान की घर वापसी हुई है, तो वहीं कोट द्वार के सिद्धबली मंदिर में योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। उनकी ये तस्वीर देखने के बाद लोगों का कहना है कि बाबा एक तरफ लखनऊ से घुसपैठियों की डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ धर्म कर्म का भी काम वो करते दिखाई दे रहे हैं। अब एक तरफ पूरा सनातनी कुनबा एक्टिव है, पूरे देश में भगवा लहर देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तस्वीर दरभंगा से आई है। ये तस्वीर काफी वायरल है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां दरभंगा के अंदर जमात का बड़ा मेला लगा होने की बात कही जा रही है, और इस तस्वीर को डेमोग्राफी में होते बदलावों का संकेत भी माना जा रहा है। देखिए तस्वीर आप, डेमोग्राफी में होते बदलावों की वजह ही इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। जहां बंगाल में एक बाबरी की नींव रख दी गई है, ये उसी मंच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बाबर प्रेमी गैंग ने पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में बाबरी का शिलान्यास किया। आप वो तस्वीर देख रहे हैं। बाबर प्रेमी गैंग की भारत में कितनी संख्या है, इसे आप इस तस्वीर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जहां बेलडांगा में बाबरी शिलान्यास के वक्त इतना चंदा चढ़ाया गया, ये बांग्लादेश या पाकिस्तान की तस्वीर नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल की तस्वीर है, जहां एक आक्रमणकारी के लिए इतना चंदा चढ़ा दिया गया है। गिन रहे हैं सब बैठ के, आप देखिए। तो देखिए कैसे जो चंदा चढ़ाया गया, कोई ईंट लेके पहुंचा, किसी ने पैसे न्योछावर किए, और उसके बाद गिनाई चल रही है क्योंकि यहाँ बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। मस्जिद बनाने से किसी को ऐतराज नहीं था, लेकिन आक्रमणकारी का नाम जोड़े जाने से हर हिंदुस्तानी को ऐतराज है। अब एक तरफ बाबरी के नाम पर चंदा चढ़ाया जा रहा है, तो वहीं ये तस्वीर देखिए जहां मासूम बच्चों से बाबरी के लिए ईंट उठवाई जा रही है। ये वो बच्चे हैं जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए, आप इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, लेकिन इन बच्चों को बाबरी के काम पर लगाया जा रहा है। ये कौन लोग हैं, कौन इन मासूमों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीका है इनका। ये भूल जाते हैं कि देश का भविष्य किस तरह से बनेगा, पढ़ाई लिखाई करने से बनेगा या इस तरह से ईंट ढोवाने से बनेगा। आप खुद सोचिए, इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है इसी तरीके से चलती है, ये सबको उसमें लपेट लेते हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ते। इन बाबर प्रेमियों के फुटप्रिंट्स बिहार में भी देखे गए, जहां मोतिहारी में घरों के बाहर बाबरी के पोस्टर लगाए गए। आप ये पोस्टर्स देखिए, लोगों का आरोप है कि रात के अंधेरे में घरों के बाहर ये बाबरी वाले पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। नहीं बनना चाहिए, ये लगाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? ये अपने कुआं गांव को कश्मीर और केरला बनाने की साजिश रची जा रही है। इस पर सर कार्रवाई की जाए। हम लोग पर एकदम मैं प्रशासन मैं संविधान को लेकर चलने वाला व्यक्ति, लेकिन मेरा गांव, मेरा समाज केरला और कश्मीर नहीं बनना चाहिए। और मेरा सब दरवाजा देखिए, वहाँ पे रात को 12 बजे लग रहा है मेरे दरवाजे पे, ये लगा कर क्या रात को सब जगह सब भागा सब। हाँ, पोस्टर में नहीं है किसी। अब देश में 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक है कि देश में अचानक भगवा लहर चल पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ बाबर प्रेमी गैंग भी अपने पैर पसार रहा है। अब इन बाबर प्रेमियों का इलाज भी योगी बाबा के पास ही है, वो कैसे आगे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको योगी का वो बयान सुनवाते हैं जहां वो इस गैंग का क्लियर कट इलाज ढूंढ चुके हैं। अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। बाबरी वायरस लेकर देश में घुसे इन घुसपैठियों का इलाज करने के लिए योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। एक एक घुसपैठिए का इलाज करने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया जा रहा है, और योगी इस बार भी घुसपैठियों को बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ का आपको पोस्ट दिखा रहे हैं, ये पोस्ट देखिए, जहां वो जनता से अपील कर रहे हैं कि एक भी घुसपैठिया बचना नहीं चाहिए,
और इसमें जनता को भी एक्टिव रहने की उनकी तरफ से अपील की जा रही है। योगी की पाती ये जो लिखी है इसमें आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या अपील की है, ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल इस पर हम आपको दे देते हैं। योगी ने कहा है कि घुसपैठिए यूपी में नहीं रहेंगे, घुसपैठियों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है। हर जिले में अस्थायी जेल बन रही है। किराए पर घर, नौकरी या दुकान देने से पहले पहचान पत्र चेक करने का अनुरोध भी योगी आदित्यनाथ ने किया है। फर्जी आधार राशन कार्ड वालों पर छापेमारी तेज है। पुलिस को घर घर सत्यापन करने का ऑर्डर दे दिया गया है यूपी में। योगी कह रहे हैं कि यूपी की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर एक्शन और तेज कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ऑपरेशन को लेकर अब नई सियासी बहस शुरू हो गई है। जहां बीजेपी इसे योगी का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे वोट काटने की साजिश बता रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो पत्र लिखा है वो तो कुल मिलाकर के मतदाता बन रहे हैं और उनकी कोशिश उनकी यही है कि तमाम बहाने बना करके कुल मिलाकर के हमारा जो मतदाता है वो मतदान से कैसे वंचित हो, यही ऐसा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो निश्चित रूप में अगर योगी जी ने कहा है तो मैं जानता हूं कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं उसको 3 पीढ़ियां याद रखती हैं। इसलिए घुसपैठियों के लिए अब आरामगाह नहीं है, अब ये नरकगाह होगा उत्तर प्रदेश। डबल इंजन की सरकार है, फिर भी घुसपैठियों की बात हर बार करते हैं। इनको गद्दी छोड़ देना चाहिए, न तो घुसपैठिए गिन पाते हैं न तो निकाल पाते हैं। मेरे को लगता है उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं और घुसपैठिए करते हैं, चुनाव में घुसपैठिए उसके बाद भूल जाते हैं। इसी स्थिति में घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर होना पड़ेगा, उनके कानून की तहत कड़ी कार्रवाई होगी और वोटर लिस्ट से तो डिलीट होना ही है, लेकिन अन्य वैधानिक कार्रवाई भी होंगी। देश के संस्थानों पर वो कहीं न कहीं घुसपैठिए अधिकार ले, कड़ी कार्रवाई होगी। किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो देश विरोधी तत्व हैं, राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनको प्रदेश से देश से बाहर जाना चाहिए। इसके प्रदेश के संसाधनों पे भारत के नागरिक का अधिकार है, न कि किसी विदेशी का अधिकार है, और इसीलिए निश्चित रूप से उनकी छानबीन करके जो घुसपैठिए हैं, जो विदेशी आ गए हैं, अनधिकृत रूप से आ गए हैं। अब एक तरफ योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन घुसपैठिया को लेकर सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट भी जारी कर दिया। ग्राफिक्स के जरिए इस पर ज्यादा डिटेल्स आपको दे देते हैं। घुसपैठियों के लिए 15,000 क्षमता वाला मेगा डिटेंशन सेंटर प्लान में है। पश्चिमी यूपी के मंडलायुक्त ने डेमो मॉडल गृह विभाग को भेज दिया है। एक साथ 15,000 अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या रखे जा सकेंगे इस डिटेंशन सेंटर में, और अगर जरूरत पड़ती है तो 1 से ज्यादा सेंटर बनाए जाएंगे। बायोमेट्रिक, फेस रिकॉग्निशन, थंब इंप्रेशन लगेगा, प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, 24/7 सीसीटीवी और हाईटेक कंट्रोल रूम्स होंगे, त्रिस्तरीय सुरक्षा होगी, 50 से ज्यादा केंद्रीय बलों की तैनाती होगी और एंट्री सिर्फ अधिकृत अधिकारियों को ही होगी। महिला और पुरुष खंड अलग अलग बनाए जाएंगे। पूरी तरह से सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा। सीमित और नियंत्रित गेट सिस्टम होगा। तो तैयारी बड़ी है। योगी आदित्यनाथ घुसपैठियों पर अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक करने जा रहे हैं, और इन सब के बीच बाबा के डिटेंशन सेंटर की जमीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड से हमारे सहयोगी की आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकारी संसाधनों पर अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक का है, उत्तर प्रदेश के नागरिक का है, न कि घुसपैठियों का। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं जो नागरिक हैं वही उसके मेन अधिकार हैं, जो भारत सरकार उत्तर प्रदेश का जो संसाधन है, न कि घुसपैठिए। अब इससे एक बात और साफ हो जाती है कि जिस तरह से SIR का फॉर्म भरा जा रहा है, कहीं न कहीं सरकार नरमी नहीं बरतने वाली है, उत्तर प्रदेश की सरकार नरमी नहीं बरतने वाली है, और इसको लेकर के कहीं न कहीं जांच अभियान तेज हो गया है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में चाहे नगर निगम हो, चाहे मेयर हो, चाहे अन्य विभाग हो, SIR के दौरान घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम हो रहा है। और इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी अपने CM आवास से कहा है, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है, सभी जो कप्तान हैं उनको निर्देश दिया है कि आप अपने यहाँ अपने अपने जिलों में आप घुसपैठियों को चिन्हित करिए, उनको डिटेंशन सेंटर बनाकर उसमें डालिए और प्रोसेस करके उनके मूल जहाँ पर वो रहते हैं उनको भेजने का काम हो। सीएम योगी का एंटी घुसपैठिया ऑपरेशन लॉन्च करना, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बाबरी वायरल का फैलना और इसके जवाब में भगवा लहर का फैलना, ये तीनों घटनाएं क्या बंगाल में होने जा रहे सबसे बड़े खेला की तैयारी है, या फिर बंगाल के रास्ते 27 के लिए बीजेपी की पिच तैयार की जा रही है? रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
उत्तर प्रदेश की जमीन पर घुसपैठियों की धुलाई के लिए बाबा का धुरंधर तैयार है। माफियाओं के अवैध महलों को मिट्टी में मिलाने के बाद अब योगी का बुलडोजर घुसपैठियों के अड्डे पर चलने की तैयारी कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि प्रदेश में एक भी अवैध घुसपैठिया नहीं रहना चाहिए। बाबा के निर्देश का ही असर है कि यूपी में डिटेंशन सेंटर की नींव पड़ चुकी है। डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों को घसीटने की तैयारी कर ली गई है। जो भी अवैध रूप से सीमा लांघकर देश में घुसा है, उस पर सबसे बड़े प्रहार की तैयारी है। लेकिन इसमें भी विपक्ष अपनी नाराजगी लिए सरकार पर आरोप लगा रहा है। राजनीतिक गलियारों में योगी के इस कदम को सीधे सीधे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के मॉडल से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि साल 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले योगी सरकार यूपी को घुसपैठ मुक्त बनाने का जो संकल्प ले रही है, वो सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कवायद 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भी बड़ी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। और यही वजह है कि बंगाल में बाबरी वायरस फैला तो बाबा ने यूपी में इस वायरस का एंटीडोट पहले ही ढूंढ निकाला है। देश की सुरक्षा में भी सेंध लगाने के किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से हमेशा अपना जुड़ाव रखा है। आपने देखा होगा, इन्होंने आधार बनाने की मशीन अपने नेताओं को वितरित कर दी, अपने विधायकों को वितरित कर दी। बिहार चुनाव में मिली मेगा विन के बाद योगी आदित्यनाथ के स्ट्राइक रेट की चर्चा हर तरफ है। बीजेपी और आरएसएस सूत्रों का कहना है कि भगवाधारी योगी का चेहरा हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने में सबसे मजबूत हथियार साबित हो सकता है। बंगाल में भी यही फॉर्मूला दोहराने की तैयारी है। योगी के एंटी घुसपैठिया ऑपरेशन को लेकर समाजवादी पार्टी ने तीखा हमला बोला है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसे सीधे सीधे पीडीए वोट बैंक को तोड़ने की साजिश करार दिया। वोट में गड़बड़ी, वोट में हेराफेरी, वोटर लिस्ट में वोटरों की वोट चोरी, ये चीज इतनी जनता के बीच में चली गई कि अब मजबूरी में उन्हें एसआईआर कराना पड़ रहा है। ये साजिश षड्यंत्र इसलिए है कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है, लेकिन हम मजबूती से काम करेंगे और लोकसभा में ये बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने पर उतर आई है। अखिलेश यादव की बेचैनी बता रही है कि घुसपैठियों को कवर फायर देने की कोशिश बदस्तूर जारी है और इसका पायलट प्रोजेक्ट बंगाल में ट्रायल के लिए रखा गया है। तो असली निशाना 2027 पर है, जहां अखिलेश यादव की साइकिल को पंचर करने के लिए बाबा घुसपैठियों की हवा निकाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, अब एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से बंगाल का एजेंडा सेट कर दिया है, वहीं सदन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से बंगाल को लेकर बड़ी बात कह दी है। वहां पर प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की फतेह का पूरा रोड मैप दिल्ली से ही जारी कर दिया। पीएम मोदी ने संसद से वंदे मातरम का उद्घोष कर बंगाल विजय का बिगुल बजा दिया और इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं संसद के अंदर। पहले वहां लिए चल रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान में निहित एक महान संवैधानिक आदर्श है। साहबानों के इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला लिया था, जो कि मुस्लिम महिलाओं के हक में था। अध्यक्ष महोदय, उस फैसले को उलटने के लिए जब कांग्रेस की सरकार में संसद में कानून पास किया तो ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के लिए न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण है वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। और अध्यक्ष महोदय, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही इतने सालों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटाया गया, जिसके कारण वहां आतंकवाद को बढ़ावा मिला, जम्मू कश्मीर विकास से वंचित रह गया। इस भूल को सुधारने का काम भी यदि किसी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे अहम पहचान होती है सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। सबसे अहम पहचान होती है स्वस्थ लोक हेल्दी डेमोक्रेसी की, सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन कंटिन्यूअस माइग्रेशन, डेथ्स और रैपिड अर्बनाइजेशन मतदाता सूचियों को डिस्टार्ट कर देते हैं। इसलिए चुनावों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
जेन्युइन वोटर्स को नुकसान होता है और साथ ही चुनावी वैधता पर भी स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं। यहीं पर अध्यक्ष महोदय एसआईआर जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। यहीं पर अध्यक्ष महोदय एसआईआर जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है ताकि मतदाता सूची को ठीक किया जाए। लेकिन जब कुछ दलों के नेता चुनाव हारते हैं या उन्हें हार सामने दिखाई देती है। तो रक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि वंदे मातरम सभी भारतीयों का गर्व है, उसका जिक्र करते यहाँ सदन के अंदर दिखाई दिए, क्योंकि इसी पर चर्चा चल रही है। 10 घंटे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया है। वहीं संसद में प्रधानमंत्री ने भी वंदे मातरम गीत के उस हिस्से के बारे में आज बताया जो आमतौर पर गाया नहीं जाता है, उसे संसद में पढ़कर सुनाया उन्होंने और कहा कि ये सदन के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस गीत का पुण्य स्मरण कर रहे हैं। सुनिए। तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल बिहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। अध्यक्ष जी, ये शब्द, ये भाव, ये प्रेरणा गुलामी की हताशा में हम भारतीयों को हौसला देने वाले थे। पीएम मोदी ने इस दौरान वंदे मातरम गीत के 150 सालों के इतिहास का जिक्र करते हुए देश में लगे आपातकाल किया तिलक। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो कांग्रेस को चुभना लाजमी है। पीएम मोदी ने 60 मिनट के भाषण में 13 बार कांग्रेस, 7 बार नेहरू और 3 बार जिन्ना का जिक्र किया। कांग्रेस पर बीजेपी ने क्या आरोप लगाए हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। आरोप ये लगे कि गीत में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र था, इसीलिए हटाया गया। 1937 में कांग्रेस ने कुछ पंक्तियों को छोड़ा गया, वहां से हटा दिया गया। सांप्रदायिक एजेंडे की वजह से नेहरू ने 4 छंद छोड़ दिए। 1937 में नेहरू ने बोस को पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि गीत की पृष्ठभूमि मुसलमानों को परेशान कर सकती है। नेहरू जी को इतनी चिंता थी। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत ही क्या थी। उन्हें भी सुन लीजिए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज 2 वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। वंदे मातरम पर विवाद क्यों हो रहा है, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी डिटेल इस पर भी दे देते हैं। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसमें हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है। जिन्ना ने वंदे मातरम का विरोध किया। जब नेहरू को सिंहासन डोलता दिखा तो नेहरू ने जिन्ना की बात पर सहमति जाहिर कर दी। 1937 में कांग्रेस ने नेहरू जिन्ना समझौते के बाद सिर्फ पहले 2 छंद ही गाने का फैसला ले लिया वंदे मातरम गीत का। मुस्लिम समुदाय और कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। आज संसद में इसके 150 साल पूरे होने पर बहस हुई। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। कांग्रेस ने इसे हिंदुत्व की राजनीति बताया है। तो कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। वहीं लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष हर चीज पर अपना अधिकार चाहता है। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रवाद पर ही सवाल उठा दिए कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है उनको वो ऊन करना चाहते हैं। 150वें वर्ष वंदे मातरम
मैं अभी वो बात कहूंगा और मैं बात कहूंगा और हमारे मंत्री जी उसका जवाब देना। सभापति महोदय, क्योंकि ये बात ओन करने की आ रही, अपनाने की बात आ रही, तो मैं सभापति महोदय मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लोगों की जो पार्टी आज है भारतीय जनता पार्टी, जिस समय गठन हो रहा था, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे कि जिस समय गठन की चर्चा थी उस समय आपके जो अध्यक्ष चुने गए थे उनको जो भाषण देना है उस पर भी बहस चल रही थी। और बहस इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर रास्ते पे जाएगी, सोशलिस्ट रास्ते पे जाएगी कि नहीं जाएगी। तमाम विरोध के बाद भी उस समय के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने गए थे उन्होंने वही रास्ता अपनाया अपने भाषण में। समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता अपनाया। एक तरफ जहां संसद में वंदे मातरम पर चर्चा हुई तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का भी पर्दाफाश हुआ है। वो अपनी आदत और फितरत से मजबूर है, आतंकवादी पालता है और जुबान से अमन की बातें करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारत ने आतंकियों की कमर तोड़ दी थी और पाकिस्तान में घुसकर उसकी खूब धुलाई की थी। और तब आतंक का बहावलपुर वाला अड्डा हेडलाइन में था। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ आतंकी मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए थे। आतंकी हाफिज का अड्डा भी तबाह हो गया था। लेकिन जो हाफिज मसूद उस दौर में रो रहे थे, अब वो बिल से बाहर निकल आए हैं और भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहे हैं। पहले तो इन आतंकियों ने लेडी टेरर विंग बनाई और अब दोनों आतंकी संगठन सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये बैठक की तस्वीरें और ये उसी बहावलपुर में की गई हैं जहां पर आतंकी जमकर धोए गए थे। वहां पर ये दोबारा बैठक कर रहे हैं, दोबारा मंच सजा रहे हैं। तैयारी किस बात की है, ये समझने वाली बात है। बहावलपुर में हुई इस बैठक में आतंकी सैफुल्ला कसूरी देखा गया। कसूरी अक्सर यहाँ आतंकी मसूद से मिलने आता है। पहलगाम हमले से पहले भी दोनों की मुलाकातें हुई थी, जिससे संकेत मिलता है कि ये कोई बड़ी आतंकी योजना बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहावलपुर में आतंकियों ने धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में क्या कुछ किया, आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले फटाफट बता देते हैं। बहावलपुर में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई है। धार्मिक कार्यक्रम की आड़ में आतंकियों की बैठक हुई है और बैठक में महिला जिहादियों की भी मौजूदगी थी। आतंकी ऑपरेशन में महिलाएं जोड़ी जा रही हैं। हमलों में महिलाओं की भूमिका बढ़ सकती है, उस पर बात हुई है। सैफुल्ला कसूरी और मसूद की मुलाकात हुई। इन दोनों की मुलाकात बड़े आतंकी प्लान का हिस्सा बताई जा रही है। इस बैठक के दौरान कई आतंकी वहां पर मौजूद थे। ये आतंकी संगठन एक बार फिर से भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। इसे लेकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। एजेंसीज ने सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एजेंसियों का मानना है कि जब ये दोनों आतंकी मिलते हैं तो भारत के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर रचते हैं। ऐसे में एजेंसियों की कोशिश है कि भारत के खिलाफ किसी भी साजिश को समय रहते नाकाम कर सकें। सीमा के आसपास अपनी टीम्स को सक्रिय कर दिया है भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने। इसी वजह से आतंकियों की नापाक साजिश के आपको 3 सबूत अब हम दिखा रहे हैं। जब इन आतंकियों ने भारत के खिलाफ साजिश रची तो उससे पहले बहावलपुर में बड़ी बैठक हुई है। दिल्ली में आतंकी हमले की साजिश के वक्त हाफिज के बेटे तलहा सईद को एक बैठक में जाते देखा गया। पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान में जैश आतंकियों के साथ हमास आतंकियों को देखा गया। वहीं आतंकी सैफुल्ला को लोगों को भड़काते भी देखा गया, आतंक फैलाने की बात कहते देखा गया। तो ये वो तस्वीरें जो साक्ष्य हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद ये आतंकी बौखलाए हुए हैं और जिहाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। कैसे सैफुल्ला कसूरी इंतकाम लेने की गीदड़ भभकी दे रहा है वो आपको सुनवा रहे हैं। हम मुश्किल में जरूर हैं, लेकिन हमारे हौसले जवान हैं, हमारे अज़म पुख्ता हैं। हम मैदानों में खड़े होने वाले लोग हैं। हम अपनों के लिए बरेशम की तरह नरम हैं और हम दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर और सीसा बनाई हुई दीवार भी हैं। आज हम बहावलपुर के सैलाबज़दा भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं, नरेंद्र मोदी खूब। भारत पर हमले की साजिश के सूत्रधार कौन है? कौन भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, हमले की साजिश रच रहा है? आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं। मुल्ला मुनीर, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हमास, ये वो 4 लोग हैं, 4 संगठन हैं जो आपस में जुड़ गए। मुल्ला मुनीर CDF बनने के बाद बौखलाया हुआ है,
वो इन्हें दोबारा खड़ा करना चाहता है और उसमें साथ दे रहे हैं लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हमास। पीटीआई नेताओं के साथ साथ पाकिस्तान की आवाम भी मुनीर के खिलाफ हो गई है और मुनीर को जहनी मरीज बता रही है। दीवारों पर लिखे ये अपशब्द बता रहे हैं कि मुल्क में मुनीर को लेकर बगावत तेज हो गई है। ये पाकिस्तान का हाल है। तो हाफिज सईद कैसे मुनीर के बल पर उछल रहा है, कैसे आतंकी योजनाएं बना रहा है, जिहाद फैला रहा है, और भारत कैसे इनकी कब्र खोदने की तैयारी कर रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों की सभा बुलाई गई। एक ही मंच पर लश्कर का कमांडर है, मसूद का गुर्गा है। पाकिस्तान से उठती आतंकी साजिश की ये नई तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर किसी धार्मिक जलसे की नहीं है, ये आतंकियों के काले कारनामों की गवाही है। ये आतंकी सभा की तस्वीर है जहां भारत के खिलाफ जहर का बीज बोया जा रहा है। इन दिनों ऐसी बैठकें कई बार हुई हैं, बहावलपुर में, लाहौर में, सियालकोट में और न जाने कहां-कहां। पाकिस्तान में खुलेआम ये आतंकी संगठन सियासी मंचों से गीदड़ भभकी दे रहे हैं। लोगों के मन में जिहाद के नाम पर नफरत घोल रहे हैं। कुछ दिन पहले लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने भारत में आतंकी हमला करने की धमकी दी थी और अब आतंकी मसूद के गढ़ बहावलपुर में एक बार फिर इस टेरर कंपनी का कुनबा जिहादी जाल बुन रहा है। खबर है कि आतंकी संगठन लश्कर और जैश ने गुप्त बैठक की है। इस जलसे में महिला विंग की फिदायिनों को भी शामिल किया गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी साजिश के संकेत दिए हैं। सैफुल्लाह कसूरी और मसूद अजहर की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात किसी आतंकी साजिश का हिस्सा हो सकती है। सवाल बड़ा ये है कि ये आतंकी संगठन मुनीर के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, क्योंकि बिना मुनीर की इजाजत और समर्थन के आतंकी कुछ नहीं कर सकते। बताया जा रहा है कि ये आतंकी सभा सीरत-ए-नबी के नाम पर आयोजित की गई थी, लेकिन इसकी आड़ में आतंक की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। इस आतंकी सम्मेलन की जगह थी तौहीद चौक बहावलपुर, जहां धार्मिक सम्मेलन की आड़ में जिहाद फैलाया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद ये आतंकी अब एक बार फिर अपने अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं। ये वही बहावलपुर है जिसको भारत की मिसाइलों ने मिट्टी में मिला दिया था। लश्कर के हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया था, जिसके बाद सभी आतंकी संगठन अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन मुनीर की शह पाकर ये फिर उछलने लगे हैं। खुद मुनीर की सेना आतंकियों के सम्मेलन बुला रही है। जैश लश्कर के साथ मिलकर बड़ी साजिश रच रहा है। आतंक का साथ देकर मुनीर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। आतंकियों को फंड दे रहा है, हथियार मुहैया करा रहा है। आतंक फैलाकर वो दुनिया पर राज करना चाहता है। शहबाज की सरकार इन आतंकी सभाओं की मेजबानी कर रही है और मसूद हाफिज मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि आतंकी सभा में महिला फिदायिनों को बड़े ऑपरेशन की कमान सौंपी जा रही है। आतंकी महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। आतंक फैलाने के लिए महिलाओं की भर्ती तेज हो गई है। भारत के खिलाफ बयानबाजी बढ़ गई है। आतंकी हमलों की गीदड़ भभकी दी जा रही है। इसीलिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई, क्योंकि पहलगाम हमले से पहले भी कसूरी बहावलपुर आया था, बैठक की थी। उस वक्त भी बड़ी साजिश रची गई थी। लश्कर जैश के बीच ज्वाइंट प्लानिंग हुई थी। दिल्ली हमले से पहले भी आतंकी सभा हुई थी और इस बार फिर बहावलपुर में हुई मीटिंग बड़ा संकेत दे रही है। दोनों बड़े आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर्स की मुलाकात खतरे की घंटी है, जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जैश लश्कर पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये नया एक तरह से प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अपने प्लान में कामयाब ना हो पाए, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। और यही वजह है कि बॉर्डर एरियाज में सर्च अभियान भी चलाया गया है। ब्रेक के बाद आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।